Today we will discuss about moving coil galvanometer. Moving coil galvanometer से पहले आपको पता होना चाहिए galvanometer is what kind of the device is known as the galvanometer. Galvanometer आप देखते हैं it can measure the value of the current as well as the voltage. We have discussed already, इसके बारे में हमने पहले previous lecture में इसको डिस्कस किया था. अब जैसे मान लीजिए सपोज करो आपकी ये रेजिस्टेंस वायर है, इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज मेजर करनी है, देन यू हैव टू यूज द गैल्वेनोमीटर बाय मॉडिफिकेशन और बाय सम करेक्शन. और यदि आपको सप्लाई ऑफ द करंट निकालनी है देन यू हैव टू यूज. तो जब भी इन सब की आपको वैल्यू निकालनी हो, द वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ द करंट एज वेल एज द वोल्टेज, देन द गैल्वेनोमीटर हैज टू बी यूज्ड. अब गैल्वेनोमीटर यदि आप देखेंगे, गैल्वेनोमीटर बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो मूविंग कॉइल और दूसरी मूविंग मैग्नेट. यदि आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आप बड़ा इजीली इसको समझ सकते हैं. देखिएगा यहाँ पर आपकी तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती हैं, परमानेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है आपकी ये. और ये कैसी होती हैं आपकी? कॉनकेव. इनकी शेप कैसी होती है? कॉनकेव रेडियल. रेडियल शेप होती है इसकी, इस तरह से. ये अंदर से इसका फेस ऐसा होता है कॉनकेव, और ये फेस भी कैसा होता है इसका? कॉनकेव. और यहाँ पर ये आपका देखेंगे what is that? Here it is a coil. और coil आपकी here it is the soft iron core. ये आपकी कैसी है? आपकी soft iron core. soft iron core. और इसके ऊपर क्या सरमाउंटेड है? ये आपकी बैंडेज की गई है, ये आप कह सकते हैं कॉइलिंग की गई है. ये कॉइलिंग हो रखी है ऊपर से इसकी, किसकी? सॉफ्ट आयरन कोर की. और बीच में क्या है आपकी? स्प्रिंग. और उससे यहाँ पे एक पॉइंटर है, सस्पेंडेड है पॉइंटर. पॉइंटर इसमें लगा है. और पॉइंटर कहाँ पर मूव करता है? ऑन द स्केल. इस स्केल पे मूव करता है. दूसरा अरेंजमेंट आप इसका ये भी देख सकते हैं पाइवटेड में, जैसे इसमें आप ग्लास रख देते हैं, द अरेंजमेंट विल रिमेन द सेम. इसमें क्या होता है? स्केल होता है, स्केल पे पॉइंटर मूव करता है, और जैसे जैसे पॉइंटर मूव करता है वी कैन इवेलुएट द वैल्यू. और इसमें क्या होता है? इसमें थोड़ा सा देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज, जिसको अभी हम आगे लेटर ऑन अभी डिस्कस करेंगे. पहले ये देखते हैं अब इसमें करना क्या है आपको. अब आपको पता है ये जो इसका सरफेस है वो कैसा है? कॉनकेव. अब चूंकि सरफेस कॉनकेव है तो इससे जो फील्ड पैदा होगा दैट विल बी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. फील्ड कैसा होगा आपका? रेडियल. इस तरह से आपका इसका फील्ड होगा. इट विल ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ एंड इट विल इमर्ज टूवर्ड द साउथ. नॉर्थ से इमर्ज होगा, ओरिजिनेट होगा, और साउथ पर जाके इमर्ज हो जाएगा ये आपका. अब बेसिकली अब आप ये कह सकते हैं व्हाई द शेप हैज टू बी कंसीडर द कॉनकेव फॉर्म. इसकी इस फ्रेमिंग में क्यों इसकी शेप ली गई है? क्योंकि इफ इट बिकम्स रेडियल देन व्हाट हैपन? रेडियल शेप से जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी आपकी? कंस्ट्रेंड होंगी, एकदम स्ट्रेट होंगी लगभग लगभग आपकी. क्योंकि यदि आप देखते हैं यदि फील्ड लाइंस आप देखेंगे दैट विल हैव ए टाइप ऑफ द लूप, थोड़ा सा कर्ड होती हैं. लेकिन यदि हम इसकी शेप ऐसे कर देंगे देन इट बिकम्स वेरी शार्प एंड कंस्ट्रेंड टूवर्ड्स और वेरी मच फोकस्ड आप कह सकते हो. बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगी, स्ट्रेट होंगी, जिससे क्या होगा? आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड डेवलप होगा, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है. तो हमने क्या किया है? इसकी शेप को कैसे कर दिया है हमने? कॉनकेव. दूसरी बात आती है व्हाई वी आर कंसीडरिंग द सॉफ्ट आयरन कोर. ये हमने सॉफ्ट आयरन कोर क्यों ली है? इससे पहले हम इसका प्रिंसिपल समझ लेते हैं. इसका प्रिंसिपल कहता है कि व्हेनेवर देयर इज ए कॉइल एंड व्हेनेवर इट इज गोइंग टू रोटेट, ये आपका जब भी आपकी एक करंट कैरिंग कॉइल जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होती है देन डेफिनेटली इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क व्हेनेवर द सप्लाई ऑफ द करंट विल पास ऑन. जब भी इसमें करंट सप्लाई पास होगी तो इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क. किसके बीच में? इन बिटवीन द टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इट. इसका ये मूल सिद्धांत इसका ये कहता है. अब कैसे आप इसको समझ भी सकते हैं? क्योंकि ये क्या आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या आपका प्रोड्यूस हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. और वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और ये आप देख रहे हो ये जो कॉइल है इसमें क्या जा रहा है? सप्लाई ऑफ द करंट. इसमें क्या जा रही है? सप्लाई ऑफ द करंट. और जो सप्लाई ऑफ द करंट होती है it will also acquire the magnetic field around it. उसके चारों ओर क्या डेवलप होता है? मैग्नेटिक फील्ड. whenever there is a movement, जब कभी भी उसमें मूवमेंट होगा व्हाट वुड हैपन?
उसमें चेंज इन द फ्लक्स, और ड्यू टू दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड बाय दैट फिनोमेना यू विल सी इट विल आल्सो हैव द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होता है, क्योंकि जब भी करंट में देर इज ए चेंज और you may say there is a flow of the current, so it will also follow the magnetic field around it। उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, और दो मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे को काउंटर करेंगे तो टॉर्क जनरेट होगा। जब वो एक फिक्स्ड एक्सिस के, एक आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक करंट कैरिंग लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, उन दोनों फील्ड को एक दूसरे को काउंटर करने की वजह से क्या होगा, देयर इज ए जनरेशन ऑफ द टॉर्क, एक टॉर्क की जनरेशन होगी। अब हमने क्या किया है, ये सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लिया जाता है, बिकॉज ऑफ एनहेंसिंग द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को एनहेंस करने के लिए, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर में क्या होता है, इसकी परमिबिलिटी हाई होती है। इसकी परमिबिलिटी हाई होने की वजह से क्या होता है, इट इज ए फेरोमैग्नेटिक टाइप ऑफ द सब्सटेंस, एक फेरोमैग्नेटिक टाइप ऑफ द सब्सटेंस है ये, जो एक्सटर्नल फील्ड के अलोंग अलाइन कर देता है अपने फील्ड वैल्यू को, अपनी फील्ड वैल्यू को, अपनी मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू को एक्सटर्नल फील्ड के अलाइन में ही अपने फील्ड को ग्रो कर लेता है, बढ़ा लेता है। जैसे आपने पढ़ा होगा पैरामैग्नेट में क्या होता है कि यदि फील्ड वैल्यू इधर है और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इसके बीच में रखे हुए हैं, तो अपोजिटली साइड, उससे अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं। लेकिन ये जो आपका एक्सटर्नल रिसोर्स ऑफ मैग्नेट है, उसके डायरेक्शन के अलोंग ही मैग्नेटाइज हो जाएगा, जिससे कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ जाएगी आपकी। तो इसलिए हम यहाँ क्या लेते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर। और इस पे क्या है, यहाँ पे स्प्रिंग, और उससे क्या सस्पेंडेड है, क्या आपकी है, पॉइंटर, और पॉइंटर किस पे मूव कर रहा है, स्केल पे, जिससे कि हम मेजर कर सकते हैं करंट सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब क्या होता है, जब इसमें करंट सप्लाई जाती है और इसका फील्ड लाइंस कैसी है, रेडियल फील्ड लाइंस, कंस्ट्रेंड है, फोकस्ड है, एक जगह है, तो फोकस होने की वजह से कैसी है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट होने की वजह से ज़्यादा फोकस्ड है, ज़्यादा फोकस्ड होने की वजह से दो फील्ड, और साथ में आपकी कॉइल कैसी है, सॉफ्ट आयरन कोर पर सरमाउंटेड है। कॉइल कहाँ पे सरमाउंटेड है, किसके ऊपर बनी हुई है, किसके फ्रेम पे बनी हुई है, सॉफ्ट आयरन पे। और सॉफ्ट आयरन कैसा आपका सब्सटेंस है, इसकी परमिएबिलिटी हायर होती है, जिसका मतलब ये एक्सटर्नल फील्ड के अलोंग डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है। और इसमें सेंटर में क्या एलोकेट है, एक स्प्रिंग, वो स्प्रिंग से क्या सस्पेंडेड है, एक पॉइंटर, वो पॉइंटर किसके ऊपर मूव कर रहा है, स्केल के ऊपर, जिससे हम क्या मेजर करेंगे, करंट की सेंसिटिविटी या वोल्टेज की सेंसिटिविटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या जनरेट करता है, टॉर्क। और टॉर्क क्या होगा, आपने पढ़ा है एम क्रॉस बी, द वेक्टर एम और क्रॉस वेक्टर बी। यदि आप इसको दो वेक्टर प्रोडक्ट से इसको बोलेंगे, देन इट बिकम्स एम बी साइन थीटा, इट्स वैल्यू विल बी एम बी साइन थीटा। और एम क्या होता है आपका, आई ए, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है, सप्लाई ऑफ द करंट इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन into b sin theta। if number of the turns are n, यदि इसमें n number of turn हो, then it becomes n I a b sin theta। ये इस पे टॉर्क जनरेट हो रहा है, that is the torque which is generated on the coil। अब हमें क्या देखना है, ये जो स्प्रिंग है, अब स्प्रिंग में क्या होगा, अब स्प्रिंग में आपने पढ़ा होगा बाय द हुक्स लॉ, आपने देखा होगा, if there is a, let us suppose it is a block and which is fixed by means of a spring and here it is a stand, और आप इसे आगे की ओर क्या करते हैं, डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं। लेट्स सपोज नाउ इट्स लोकेशन बिकम्स हेयर, तो जब ये x मीटर आगे डिस्प्लेस हो जाता है, तो आपने पढ़ा होगा फोर्स जो होती है उसके डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव साइन के प्रोपोर्शनेट होती है। सीधी सी बात है, फोर्स आप आगे की ओर अप्लाई करेंगे तो बाय द इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी के गुण के कारण, उसकी वर्च्यू के कारण, उसकी क्वालिटी के कारण फोर्स अप्लाई करेगा बैकवर्ड, यू आर डिस्प्लेसिंग फॉरवर्ड एंड इट विल मूव बैक। तो फोर्स किधर आपकी जनरेट हो रही है, इन द डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। वही ये किसके लिए, लीनियर पोजीशन के लिए, और ये किसके लिए, आपका एंगुलर पोजीशन के लिए, क्योंकि इसमें कॉइल क्या कर रही है, रोटेट कर रही है एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड। एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड जब रोटेट करेगी तो क्या जनरेट होता है, टॉर्क। उस टॉर्क की वैल्यू क्या है, ये, और इसके साथ में इसके सेंटर से क्या जॉइन है आपके यहाँ, देयर इज ए स्प्रिंग। वो स्प्रिंग भी क्या कर रही है, रोटेशन हो रहा है इसमें भी। स्प्रिंग जब रोटेट होती है तो आपको देखना है हाउ मच रोटेशन विल टेक प्लेस। तो कहने का मतलब जब जब आपने स्प्रिंग का बिहेवियर यहाँ पर देखा है, तो स्प्रिंग जब आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होती है
तो फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू द डिस्प्लेसमेंट हैविंग द नेगेटिव साइन। लेकिन यहाँ पे आपका क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एंगुलर फॉर्म में कितना मिल जाए, वो डिस्प्लेसमेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंगल में। इफ देयर इज अ टॉर्क व्हिच विल जनरेट, देन व्हाट वुड हैपन, इट विल मूव इन दैट वे ऑन इट्स ओन एक्सिस। जब अपनी एक्सिस पे वो रोटेट करेगी तो किसी इंस्टेंट वो कितना एंगल सस्टेन करेगी, थीटा, एंड दैट विल बी द एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट। वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनेट ही है एंगुलर एक्सिस पर। तो ये इसका टॉर्क, इसमें स्प्रिंग में टॉर्क जो जनरेट होगा दैट बिकम्स प्रोपोर्शनेट टू द थीटा और इट बिकम्स के थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं हम, इसको सेकंड। बोथ हैव द टॉर्क, तो यू कैन कंपेयर बोथ ऑफ देम, दोनों की कंपेयर करेंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, कंपेयर कर लीजिएगा इधर। तो ऑन कंपेयरिंग व्हाट विल यू फाइंड, यहां से आपका क्या आया, एन आई ए बी साइन थीटा एंड इट इज के थीटा। अब ये एंगल देखेंगे हम साइन थीटा, यू विल सी दैट इज द एंगल विच इज मेड बिटवीन ए एंड बी, जो ए और बी के बीच का एंगल है। क्योंकि आपका पाथ कैसा है, रेडियल, और रेडियल पाथ जो होता है वो एट द टेंजेंट इट विल ऑलवेज मेक द एंगल ऑफ द 90 डिग्री। तो कहने का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री, क्योंकि ये कैसी है, रेडियल। और एट द पॉइंट you will see it will, if you draw a tangent here, then you will see the angle sustained with the 90 degree. So what does it mean? It means the angle between A and B, that will be the 90 degree. Or sin 90 is 1, then the case becomes NIAB sin 90 which is 1 equals to k theta. इससे आप क्या निकालेंगे, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी कितनी होती है, थीटा बाई आई, आई को इधर लेंगे आप, नाउ इट इज NAB अपॉन ए। ये क्या आपकी करंट सेंसिटिविटी। इसका मतलब क्या है कि हाउ मच द गैल्वेनोमीटर इज सेंसिटिव टुवर्ड्स द मेजरमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ करंट। करंट सप्लाई के लिए वो कितना, आप कह सकते हैं, सेंसिटिव है। जैसे यदि सपोज करिए, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर आपका 30 डिग्री एंगल पर, सपोज एट द 30 डिग्री एंगल करंट की वैल्यू को इवेल्युएट करता है, और दूसरा गैल्वेनोमीटर 150 पर इवेल्युएट करता है, 150 पर इवेल्युएट करता है सपोज वही करंट की वैल्यू को। तो सेंसिटिव कौन सा हो गया, ये वाला, क्योंकि कम एंगल में ही उसने करंट को इवेल्युएट कर लिया है, करंट की फ्लो को मेजर कर लिया है। तो इसकी सेंसिटिविटी अलोंग द, आप कह सकते हो जैसे जैसे मूवमेंट होगा, मूवमेंट होने पे क्या होगा, उसका एंगल चेंज होगा। तो जितना सेंसिटिव होगा उतने कम एंगल पे उतना ज़्यादा वो इवेल्युएशन करेगा सप्लाई ऑफ करंट की, उतना जल्दी, ज़्यादा क्या आप कह सकते हैं कि जल्दी, द वैल्यू विल बी द फास्टर। इसी तरीके से आप वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालेंगे, ये क्या कहलाती है आपकी, करंट सेंसिटिविटी IS। इसी तरह से यदि आप वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालेंगे तो इसको फिर आप रिफॉर्म कर सकते हो, I की वैल्यू V इक्वल्स टू IR से रख सकते हो। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द I विल बी द V बाई R, यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, NAB अपॉन K, और ये थीटा अपॉन I की वैल्यू क्या रखेंगे, V बाई R, R ऊपर आ जाएगा आपका। इम्प्लाइज दैट थीटा बाई V की वैल्यू निकाल लीजिएगा आप, ये क्या होगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी पर यूनिट एंगल पे वोल्टेज के प्रति कितना सेंसिटिव है गैल्वेनोमीटर, और ये भी पर यूनिट एंगल पे करंट के प्रति कितना सेंसिटिव है गैल्वेनोमीटर, उसको बता रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, NAB अपॉन KR, ये क्या हो गया आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी VS। ये आपको क्या बता रहा है कि वोल्टेज के कोरस्पॉन्डिंगली कितना सेंसिटिव है आपका गैल्वेनोमीटर। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे यदि हम कहें लेट सपोज वी आर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द कॉइल, आपने कॉइल की लेंथ बढ़ा दी है, तो क्या हो जाएगा, लेंथ बढ़ने पे ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, बिकॉज वी नो दैट R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो लेंथ किसके प्रोपोर्शनेट है, रेजिस्टेंस के। तो चूंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया है, यू कैन सी द रेजिस्टेंस बिकम्स हायर। तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका यदि बढ़ भी जाए तो भी रेशो फिर भी दैट विल कैन नॉट से दैट इट विल बी द हायर और लेसर। तो इसलिए आप देखेंगे द वोल्टेज सेंसिटिविटी कैन नॉट बी एनहेंस, इसको आप नहीं बढ़ा सकते, जबकि
करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, एट द लेंथ, और लेंथ यदि आप बढ़ा देते हैं तो लेंथ बढ़ाने पर क्या होता है, लेंथ के क्या है प्रोपोर्शनेट, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। तो यदि फील्ड वैल्यू बढ़ भी गई तो दोनों का रेशो फिर क्या हो जाएगा आपका, मे बी द कॉन्स्टेंट और समथिंग एल्स, तो जिसकी वजह से करंट सेंसिटिविटी का आप मतलब एनहेंस नहीं कर सकते हैं। और इन केस ऑफ द वोल्टेज सेंसिटिविटी, इन केस ऑफ द करंट सेंसिटिविटी यदि आप देखें देन इट कैन बी एनहेंस।